हेलो एवरीवन। तो आज बिहार पीसीएस 2025 यानी कि 71st बीपीएससी प्री की परीक्षा हुई 13 सितंबर 2025 को। और ये जो क्वेश्चन पेपर आया था पूरा क्वेश्चन पेपर है जिसमें कुल मिला के 150 प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे प्रश्न का विश्लेषण करने के पश्चात मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर से जो अपकमिंग यूपी पीसीएस के परीक्षार्थी हैं। यूपी पीसीएस के लिए बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि या तो सेम टू सेम, जिसकी संभावना कम है, लेकिन जो भी प्रश्न जिस टॉपिक से पूछे गए हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूपी पीसीएस 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड की या फिर जीआईसी प्रवक्ता की या फिर जीडीसी एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए भी, और अन्य परीक्षाओं के लिए, बिहार की जो अन्य परीक्षाएं होने जा रही हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। तो सभी प्रश्न यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। कुल मिला के 150 प्रश्न हैं और हर टॉपिक से प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक यानी कि एसडीआई रिपोर्ट 2025 देख रहे हैं, जो करंट आपका है बिल्कुल लेटेस्ट पूछा गया है। भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में थी कितनी? 58.6 ईयर। 2023 में कितनी हो गई है? तो इसका उत्तर है 72, यानी कि विकल्प ए इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? फरवरी 2025 का करंट है ये, और इसका उत्तर है विकल्प बी, यानी कि पेरिस में। अगला क्वेश्चन है कि 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? अभी तक करंट, लोग कहते हैं ना कि 1 साल पुराना करंट पूछा जाएगा, यहाँ पर देखेंगे आप तो ये लगभग 2 साल पुराना करंट भी यहाँ पर पूछ लिया गया था, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट। अब जो करंट का पैटर्न बदल रहा है, आप लास्ट 1 ईयर तो पढ़ेंगे, लेकिन कभी कभी ना 1.5 साल तक, यानी कि 1.5 से 2 साल पुराने करंट भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 96वें अकादमी पुरस्कार के बारे में बात हो रही है कि एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो ये थी पुअर थिंग्स, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये है आपका हेल्लारो, विकल्प इसका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं। और प्रश्न था कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो देखो इसमें क्या है उत्तर, किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे, तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक वाला जो विकल्प है यही करेक्ट है, ऑप्शन डी आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आकाश तीर के बारे में कौन से कथन सही हैं? आकाश तीर के बारे में यहाँ पर देखेंगे 4 विकल्प है, तो कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है? तो आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। यह भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। यह निष्क्रिय रक्षा से सक्रिय प्रतिकार की रणनीतिक, तो यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा? विकल्प डी, विकल्प डी जो है ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा हैं? तो ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पर देखेंगे तो F-35 लाइटनिंग सेकंड ये भी है, मुख्य युद्धक टैंक यानी कि MBT अर्जुन ये भी है, और ATA-GS भी है, यानी कि इसका उत्तर क्या है? विकल्प डी आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों तो ये देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आने की उम्मीद कम रहती है। फिलहाल ये 27 जनवरी इसका आंसर है, विकल्प बी आपका करेक्ट है। और यहाँ पर मैं केवल आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपका समय कम लगे। और जो भी टॉपिक हैं, बानो मुश्ताक वाला क्वेश्चन आ गया है आपका। ये देखिए, बानो मुश्ताक को किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? तो ये आपका हार्ट लैम्प है। कई बार ये पढ़ाया गया आपको और लगभग हर परीक्षा में प्रश्न आ रहा है। सिंधु जल संधि कब हुई थी? आपको पता ही है, 1960 में हुई थी, और इसमें 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई थी। तो कौन सी इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है ना, पाकिस्तान को 3 नदियां मिली थी, कौन सी? सिंधु, झेलम और चेनाब। तो झेलम जो है यह पाकिस्तान को दी गई थी, बाकी रावी, सतलुज और कौन सी? रावी, ब्यास और सतलज ये मिली थी भारत को। तो भारत को तो ये दोनों मिली थी, ये नहीं मिला था। इसका उत्तर क्या रहेगा? विकल्प ए आपका उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है कि यूएनडीपी द्वारा विकसित गरीब क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है। तो सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। तो 11 का यही आपका उत्तर है, विकल्प ए आपका ये आपका उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ए वाले में ना 1 और 2 दोनों आ रहा है आपका। शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया, ये भी है आपका है। ठीक है, तो 1 और 2 ये दोनों विकल्प आपके करेक्ट हैं। नीचे कूट दिया गया था, मैं देख नहीं पाया था, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प ए, 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। तो ये आपका 11 प्रश्न हो गया। तेज़ी से करेंगे, समय आपका बहुत कम लगेगा, बने रहिए हमारे साथ। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखो, ये आपके लिए ही है। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे तो आपको और अच्छे मटेरियल यहाँ पर मिलेंगे, तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट है कि कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में नहीं है। पेट्रोलियम, लोहा और इस्पात, बासमती चावल। तो बासमती चावल नहीं था इसमें। ठीक है, टॉप 10 में बासमती चावल नहीं था, विकल्प इसका सी करेक्ट है, 12 का सी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के बारे में यहाँ पर प्रश्न है और पूछ रहे हैं कि के अनुसार, तो क्या के अनुसार कौन सा सही है विकल्प, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ये सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में बता रहे हैं। सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र आरएफए वाले शीर्ष 3 राज्य झारखंड, अंडमान निकोबार और मणिपुर हैं। देश का कुल वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15% है। तो इसमें जो उत्तर है क्या बनेगा, तो 13 का उत्तर यहाँ पर आपका सी बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में किस देश की, तो देखो सेवाओं के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, वैश्विक सेवाओं के बारे में, तो आयरलैंड इसका उत्तर है, 14 का बी। देखो फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर देना। मैं जो पहला कमेंट होगा, जिसको पिन कमेंट कहते हैं, पहला कमेंट आप लोग चेक करना, उसमें मैं आपको अगर किसी भी प्रश्न में आपका कन्फ्यूज़न है तो उसका उत्तर मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि वीडियो को दोबारा एडिट नहीं किया जा सकता। तो पहला कमेंट आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 का जवाब आपसे क्या मांग रहा था, यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है, ये तो आपका सही है। ठीक है, माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो दोस्तों इसमें ना पहला वाला भी सही है, क्योंकि यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। दूसरा वाला भी सही है, माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों जैसे कि आभा के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है और 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, विकल्प डी आपका इसका उत्तर होगा। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट को विकसित किया है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA, यानी कि विकल्प बी इसका करेक्ट है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है। ठीक है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, फटाफट पूरा करने की चिंता मत करिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका। किसान ऋण पोर्टल KRP के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे, यानी कि जब ये पोर्टल नहीं था उसके पहले। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट है, क्योंकि ये भी है सही, बी भी है सही। ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, अब यहाँ पर देखिए 4 विकल्प हैं। तो इसमें दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार
किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया था? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। विकल्प बी आपका करेक्ट है, 20 का बी करेक्ट है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि देखो यहाँ पर सूची दी गई है और आपको इसको क्या करना है, मैच कराना है। ठीक है, तो इसको आप मैच कराइए और यहाँ पर देखो ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो मैं इसको थोड़ा कम करूँगा तभी तो इसको मैं सही कर पाऊँगा ना। जैसे कि देखा जाए तो प्रदर्शन, उपलब्धियों और व्यापार यानी कि PAT योजना, तो ये आपका राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 3 वाला हो जाएगा। और तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल, तो ये 4 में जाएगा। नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था। और पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ पहल, ये पहला जाएगा, यानी कि आपका जो विकल्प बी है ये आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, थोड़ा सा फिर बढ़ा लें क्योंकि दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को देखने में, तो फिर से इसको बढ़ा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर देखेंगे तो 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से कौन सा विकल्प आपका करेक्ट है? तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि उपरोक्त में एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपका इसमें सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। एग्जैक्टली ना कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर आपके मतलब पूरा नहीं करवा पा रहा हूँ, कारण ये है कि समय। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि यही क्वेश्चन है, करवाने में टाइम लग जाएगा, 5 मिनट ले लेगा, तो उसको मैं केवल आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ले लीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चन पेपर दे दूंगा और उत्तर तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, मैं उत्तर भी उसमें टिक कर दूंगा। क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो ये प्रश्न है यहाँ पर। तो क्या नहीं था? ये जो IIEF वाला था, अनुसंधान और नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क, ये अलग था, इसमें नहीं था, तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। बाकी एक राष्ट्र एक सदस्यता, अटल इनोवेशन मिशन, ये सब इसमें शामिल थे, तो बी वाला विकल्प आपका करेक्ट था। देश के सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में कितने प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में कितने प्रतिशत हो गई? तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गई थी, तो यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सा कथन सही है या सही हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। तो 25 का जो विकल्प है कौन सा इसमें सही है? भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है, करेक्ट है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी करेक्ट है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें जो उत्तर है 1 और 3, ये भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, ये वाला विकल्प आपका गलत है। ठीक है, तो 1 और 3 ही केवल आपके करेक्ट हैं, तो इसमें उत्तर बनेगा आपका विकल्प सी। ठीक है, ये उत्पादक वाले में ना पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर वियतनाम है। तो पहले स्थान पर चीन सबसे ज़्यादा सीमेंट बनाता है, फिर इंडिया बनाता है और फिर तीसरे स्थान पर कौन है? वियतनाम है। तो ये क्रम है, 1 और 3 आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? मिशन दक्ष, दक्ष समझ रहे ना होंगे आप, तो थोड़ा सा इसका आप गेस भी कर सकते थे, तो इसका उत्तर सी में जाएगा। ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत कौन सा या कौन से घटक नहीं है? तो 27 का इसमें उत्तर बनेगा सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, विकल्प सी आपका करेक्ट है। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 28 का यहाँ पर जो एक से अधिक वाला विकल्प था ये सही था। ठीक है, तो इसमें कई विकल्प आपके करेक्ट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए, बिहार में युवा जनसंख्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहे हैं कि कोड का उपयोग करके सही उत्तर आप चुनिए। तो 29 में जो आपका विकल्प है 1, 2, 3 सभी सही हैं। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकी लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ वर्ष भारत की तुलना में
अधिक तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, और 1 2 3 किस्म दिया नहीं गया है, तो इसमें उत्तर देंगे आप विकल्प डी को। अगला देखिए, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे कौन सा करता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी। अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 31वां नंबर है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष में परामर्श उपरांत राष्ट्रपति के, तो विकल्प डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 आ गया आपका, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देते हैं, करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है, ये आपका गलत है। और संसद के सदन की प्रतिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, ये भी आपका गलत है। सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है, तो ऐसा भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है 32 का ए, ये केवल आपका करेक्ट है। इसके बाद है भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में विषयों पर विचार कीजिए और कौन विषय समवर्ती सूची में आता है, ये आपको बताना है कि कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें वन्यजीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर। तो देखो यहाँ पर जो आपका विकल्प है वन्यजीवों की सुरक्षा, ये आएगा समवर्ती सूची में। ठीक है, और कौन सा आएगा? तो मूल्य नियंत्रण, 1 और 4 वाला जो विकल्प है ये करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 आएगा समवर्ती सूची में, वन्यजीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण दोनों आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी से ही है। कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति भी गांधी जी ने कहा था। काम का अधिकार, ये भी उन्होंने कहा था कि काम मिलना चाहिए। समान नागरिक संहिता, ये नहीं है। तो यहाँ पर जो दूसरा है ऑप्शन, ये आपका उत्तर है। ठीक है, अगला है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में है, ये करेक्ट है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, ये भी करेक्ट है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये छठी अनुसूची बता रहे हैं ना, तो ये तो 5वीं मिलेगा। ठीक है, 5वीं मिलेगा। छठी में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर हैं शायद। ठीक है, मिज़ोरम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसे, तो 5वीं अनुसूची वाला यहाँ पर होगा। संघ सूची में क्या है? 7वीं अनुसूची है, सही है। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है, करेक्ट है। और नेक्स्ट है कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो यहाँ पर जो 36 है, इसमें विकल्प 1 सही है, 2 सही है, केवल दूसरा वाला सही है, पहला वाला तो आपका गलत है, यानी कि विकल्प बी आपका उत्तर बनेगा, केवल 2 सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? तो 37 का उत्तर दोस्तों यहाँ पर डी। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं, यही केवल आपका सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान रखना चाहिए कि, देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसमें से कौन सा कूट है, कौन सा ऑप्शन है जिसको ध्यान में रखना चाहिए? तो 38 का जो विकल्प बी में है 1 और 2, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो। तो 1 और 2 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी कि विकल्प बी को टिक करना था। अगला क्वेश्चन है कि कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? 39, तो ये है संसद विधि द्वारा, यानी कि 39 का सी करेक्ट है। ठीक है, और इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 280(2) में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 280(2) में, याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं फटाफट। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताइए, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, तो विघटन सदन को समाप्त करता है, ये तो आपका करेक्ट है।
और इसमें अगर देखा जाए ना तो 3 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। तो सही नहीं है वाले में 1 3, अब 1 3 जुड़ रहा है तो इसका मतलब ए विकल्प नहीं है, 2 3 मतलब ए भी विकल्प नहीं है। अब केवल 2 और केवल 4 वाला ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो केवल 2 स्थगन से सत्रावसान होता है, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी सही है। और सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब ये है ना कि इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। वैसे इसका उत्तर केवल 2 वाला विकल्प यानी कि विकल्प सी इसका उत्तर आपका माना जाएगा। तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पर उत्तर मानना चाहिए। और बाकी आप क्या कहते हैं इसके बारे में क्वेश्चन देखिए और बताइए, तो मैं इसको पिन कर दूंगा कि इसका ये उत्तर रहेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए दोस्तों राज्यपाल द्वारा जो गठित वित्त आयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है किस पर? तो 42 का जो उत्तर है दोस्तों ये क्या बनेगा? भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। तो 1 और 2 दोनों आपके सही हैं, यानी कि 42 का जो यहाँ पर 1 और 2 वाला विकल्प है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, 42 का सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, यही इसका उद्देश्य है, यानी कि उत्तर है विकल्प डी, ठीक है। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, ये बिल्कुल सही बात है। और सत्य तो यही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो गया। फिर है कि कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आएगा ये। तो इसका उत्तर है सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर है। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 46 का उत्तर है लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था 47 की, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसी अवसर मिला था? तो हरदयाल को, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसे 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? थियोडोर बैक। ये प्रश्न डायरेक्ट कॉपी किया गया है पिछले क्वेश्चन पेपर से। इसके बाद द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, विकल्प ए आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 1/3 आपका पेपर समाप्त हो चुका है। और मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो दोस्तों इसका उत्तर बताइए, ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ऑप्शन ए करेक्ट है। होरमुज जल डमरू मध्य, ये किसको जोड़ता है दोस्तों? तो ये पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को, विकल्प बी आपका करेक्ट है, पर्सिया मतलब ईरान। ग्राउंड जीरो कहाँ पर मिलेगा आपको? न्यूयॉर्क में मिलेगा, विकल्प ए आपका करेक्ट है। कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? डेविल्स माने शैतान, शैतानी गर्दन। तो 54 का ये है क्रा स्थल डमरू मध्य, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि लदांग संदर्भित करता है, लडंग लिखा गया है, लदांग होगा ये, ठीक है। इंग्लिश से हिंदी में आएंगे तो ऐसी ही गलतियाँ मिलेंगी। तो इसका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? ये विकल्प बी है, ठीक है, स्थानांतरित किसी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली द्वीप है, आपको पता ही असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा के बाद गोदावरी है, तो गोदावरी वाला ऑप्शन है, ठीक है। पहले स्थान पर गंगा, दूसरे स्थान पर गोदावरी, तीसरे स्थान पर कौन है? कृष्णा, चौथे स्थान पर महानदी, पांचवें स्थान पर नर्मदा। और कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के? तो ये देवप्रयाग हो गया आपका, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कि सरल भी हैं कठिन भी हैं, पेपर बहुत अच्छा बनाया गया था। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, कौन कौन से बताना? तो ये नारकोंडम है और बैरन द्वीप है, विकल्प डी आपका करेक्ट है, ठीक है। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को GI टैग मिला है? तो कैंची बनती है वहाँ पे, ठीक है, तो विकल्प डी आपका करेक्ट होगा।
भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, ये देहरादून वाला विकल्प था, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में होगा, विकल्प सी आपका करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो भी हो उसको देखेंगे। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि लोकटक क्या है? झील है। ठीक है, झील है। कौन सा पार्क अभयारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि, ये विकल्प ए आपका करेक्ट था। और कौन सा बिहार का राज्य पशु है? तो बैल है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी, ऑप्शन ए करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखो, मैं प्रश्नों को फटाफट करवा रहा हूँ, चिंता मत करना, समय नहीं लूँगा आपका। कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताओ इसका उत्तर क्या होगा। कर्मनासा नदी का उद्गम स्थल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो विकल्प बी कैमूर जिला है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार संपूर्ण भारत का कितने प्रतिशत पायराइट उत्पादित करता है? तो 95%, ऑप्शन सी करेक्ट है, 68 का। बिहार के किस जिले में सोना मिलता है? बताना। जमुई जिला है, विकल्प ए आपका करेक्ट है। बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो 70 का बी करेक्ट है, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी कि विकल्प बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, सीमांत घर्षण होगा 200 न्यूटन, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट होगा। एक ट्रक विराम अवस्था में किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना स्टार्ट करता है। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? ठीक है, अप्लाइड फोर्स पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका उत्तर होगा डी। अब इन प्रश्नों को मैं हल करवा दूंगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं हल करवा दूंगा एक अलग वीडियो में, लेकिन यहाँ तो नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे केवल क्वेश्चन आंसर बताना है। वीडियो को मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर ख़त्म करना है और 150 प्रश्न हैं। ठीक है। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? 73 का सी, यानी कि 9 × 10⁸ किस माध्यम में ध्वनि की चाल? तो ठोस जो होगा ज़्यादा, स्टील यहाँ पर है, तो विकल्प बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जितना ही कंसंट्रेट माध्यम रहता है ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा रहती है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, बिल्कुल सही बात है। और इसका कारण क्या है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या होगा? तो ये होगा 1900 जूल, ऑप्शन बी करेक्ट है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो IR², ये क्या होता है बताना इसको। ठीक है, ये एक फार्मूला है IR²। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या रहता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन सी है? तो 80 का बी करेक्ट है, फ्यूज़। 0.1 NaCl समाधान का pH मान कितना है? तो 81 का बी करेक्ट है। ठीक है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो ये है आपका यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा इंडियम टिन ऑक्साइड, विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये था कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए, कैंसर के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ये है आपका प्लेटिनम, क्रोमियम, आयरन, क्लोरीन, तो प्लेटिनम है, विकल्प बी करेक्ट है। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग होता है? तो लेवोनोगरेस्टेल क्या बोलते हैं इसे भाई, विकल्प ए आपका करेक्ट है। ठीक है। और तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? यह जहरीला यौगिक बनाता है, करेक्ट है। तेल की गुणवत्ता को कम करता है, सही जंग, तो सभी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि विकल्प डी आपका उत्तर बनेगा। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं आप? टेट्राएथिल टोल्यूनी, यानी कि विकल्प डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर, PHBV। ठीक है, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का फुल फॉर्म पूछा है, तो ये होगा आपका सी, पॉली 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइट और CO3 हाइड्रॉक्सी वैलेरेट। ठीक है, यही इसका उत्तर है। हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है।
कौन सा शब्द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो 90 का जो उत्तर है दोस्तों ये विकल्प बी है, परजीविता। विकल्प बी करेक्ट है। संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो इसका उत्तर है IgA। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स किससे बनती है? तो इसका उत्तर है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? नॉनसेंस कोडन पूछ रहे हैं, क्या पूछते रहते हैं भाई लोग। तो ये है आपका UAA। ठीक है। विलुप्त होने के खतरे में यानी कि लुप्त प्राय, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सी खरीफ फसल है? जौ, चना और गेहूँ। तो इसमें गन्ना हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, गन्ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि पौधों में जाइलम क्या करता है? तो 96 का बी करेक्ट है। ठीक है, पानी और घुले खनिजों का परिवहन करता है। विकल्प बी करेक्ट है। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी कि वैस्कुलर टिश्यूज़ की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे बेंथम और हुकर। ऑप्शन बी करेक्ट है। आम में जो हम खाते हैं भाग वो होती है मध्य फलवित्ती होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओजोन दिवस होता है कब? 16 सितंबर को होता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या होता है? सुरक्षा, भोजन, ए और बी दोनों। तो यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आपका करेक्ट है। 100 का मतलब उत्तर सी होगा। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? तो ये था आपका कौन सा? तो ये है आपका सी, साइमन कमीशन। विकल्प सी आपका करेक्ट है। किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन डी करेक्ट है। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे, डू, या अभियान में मर जाएंगे, डाई, महात्मा गांधी। ऑप्शन ए करेक्ट है, डू और डाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया गया था जिन्ना के द्वारा। जिन्ना ही बंटवारे के लिए बिल्कुल उतावले थे। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो 1935। ये सब गलत है, 47 वाला सही है। ऑप्शन सी करेक्ट है। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो 106 का जवाब है बी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी करेक्ट है, बीजी तिलक। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो शाहजादा सरस्वती यहाँ पर सही जवाब है। विकल्प ए आपका करेक्ट है। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय मार दिए गए थे गोराखड़ी के रघुनाथ सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था 111 नंबर पे। यहाँ पर देखिए सूची दी गई है और सूची 2 दी गई है। प्राचीन भारत के स्थल वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं? तो प्रागज्योतिष, गिरनार, प्रतिष्ठान और कर्णसुवर्ण। तो इसका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? बहुत आसानी से मैं इसको मिला दूंगा। ये देखिए, पहले तो इसको थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको ये अच्छे से दिखे। ठीक है, तो कर्णसुवर्ण ये पश्चिम बंगाल में मिलेगा आपको वर्तमान में। ठीक है, और प्राग ज्योतिष मिलेगा आपको कहाँ पर? असम का पुराना नाम था, ये भी आपको याद होगा। गिरनार जो है यह गुजरात, ये गुजरात में स्थित होगा, और प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये आपका मैच हो रहा है। विकल्प ए में ही आपको उत्तर मिल रहा है, तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है, इसके बाद अगला था कि कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? गार्गी, घोषा, अपाला और विश्ववारा में। ऋग्वैदिक युग में गार्गी नहीं थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, ये उत्तर वैदिक काल में आई हैं। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। घटना स्थान, संबंधित व्यक्ति। चोल गंगम झील और धर्म महामात्र की नियुक्ति, तो ये अशोक के द्वारा। प्रयाग की सभा हर्षवर्धन, और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य। अब एक बच रहा है चोल गंगम झील, तो राजेंद्र प्रथम। ये आपको इस प्रकार से मैच करना था। ठीक है,
तो ये आपका मैच हो गया ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलुल लोदी। सबसे ज़्यादा तो बहलुल लोदी किया था 38 ईयर, ठीक है, 38 ईयर किया था इसने। बहुत बहलूल था ना ये, बहलूल, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कि भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करिए। तो आपको पता ही है ना कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना होती है। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसको मार दिया गया था। कर्ण वंश की स्थापना होती है, उसके बाद कुषाण आता है। तो 2-1-4-3 वाला विकल्प है ये जो आपका शुंग वंश है, हत्या से शुरू हुआ, हत्या से ख़त्म हो गया। हत्या करके शुरू हुआ, हत्या करके ख़त्म। मैं जब पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को जो ना LT ग्रेड के लिए GS, तो उसमें भी ये प्रश्न मैंने कई बार बताया आपको। कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? विनय पत्रिका तो तुलसीदास ने लिखी है, गीतावली भी लिखी है। साहित्य लहरी किसकी रचना है बताना? साहित्य लहरी की किसकी रचना है भाई साहब? तो ये रचना है सूरदास जी की। बाकी कवितावली भी, ये तीनों जो है तुलसीदास जी की है। साहित्य लहरी सूरदास की है। तो उत्तर भी यही मान लो, ठीक है, मान क्या लो, यही उत्तर बनेगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। काबुलीवाला बाग मस्जिद बाबर ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ने। इलाहाबाद का किला अकबर ने। और एतमादुद्दौला का मकबरा बना था नूरजहाँ ने। एतमादुद्दौला ये नूरजहाँ के अब्बा थे शायद, ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पर विकल्प इसी प्रकार से होंगे। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, इनका संबंध जो है बंगाल गजट से है, ठीक है, बंगाल गजट से है इनका संबंध, न कि कलकत्ता क्रॉनिकल। कलकत्ता क्रॉनिकल ये छपती थी 1976 में, और डेनियल स्टुअर्ट और जोसेफ कूपर के द्वारा छपती थी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। तो बी वाला सुमेलित नहीं है, यही आपका उत्तर है। तो बी को आप उत्तर लगाए हैं, तो आपका बिल्कुल सही है। रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी, और ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज, ये सब आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था कि देखेंगे इसको, सूची 1 को सूची 2। बाबर का पुत्र कौन था? अकबर का पुत्र कौन था? शाहजहाँ का पुत्र कौन था? जहांगीर का पुत्र कौन था? तो पुत्रों को यहाँ पर मिलान करना था, और ये ऐसे पुत्र हैं जो कि अंधेरे में विलीन हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर बाबर का पुत्र कौन है? ए का 3, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक है। अकबर का पुत्र कौन है? तो सलीम, ये जाएगा। शाहजहाँ का पुत्र कौन है? ये मुराद, और जहांगीर का खुसरो, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से मैच करना था। विकल्प ए आपका यहाँ पर उत्तर बनेगा। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री आप लोग पढ़ते रहा करो, प्रैक्टिस आप लोग करते रहा करो, तभी जो है काम बनेगा आपका, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पूछा था कि कौन सी बौद्ध संगीति थी जो कि बिहार में नहीं हुई थी? तो चौथी वाली ये कश्मीर में हुई थी। बाकी पहली वाली कहाँ पर हुई थी? पहली जो थी यह राजगिरी में हुई थी, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद जो दूसरी वाली हुई थी, वह दूसरी वाली कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी, ठीक है, वैशाली में हुई थी। तीसरी जो हुई थी वो पटना में पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथी थी ये जम्मू कश्मीर में हुई थी, श्रीनगर में हुई थी। तो ये डी वाला जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन से कथन सही है? वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष बने थे, सही है। जनवरी 1941 ईस्वी में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले थे, ये भी करेक्ट है। और सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। 1, 2, 3 सभी सही हैं, जो कि दिया गया है विकल्प डी में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य उनके समय में तो था ही नहीं है, इसका उत्तर ए है। और आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा नंद कुमार का मृत्युदंड, सालबाई की संधि, वांडीवास और टीपू सुल्तान की मृत्यु। तो इनको जो है ना आपको देखना था कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर है वो क्या बनेगा? 123 का सबसे पहले तो वांडीवास की लड़ाई होती है, उसके बाद नंद कुमार को मृत्युदंड दिया जाता है, फिर आपका सालबाई की संधि है, अंत में टीपू सुल्तान की मृत्यु, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो विकल्प ए है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। 123 का जो है ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? ठीक है,
तो पटना हरकारा नामक जो था ये शुरू हुआ था। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको भी देखते हैं। तो क्या पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें घटना, संगठन और संबंधित व्यक्ति, तो इसमें आपको मैच कराना था। देखेंगे यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे वहाँ पर, इसके साथ गांधी जी के साथ। आज़ाद दस्ता या जयप्रकाश नारायण का था। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था दोस्तों, तो ये श्याम नारायण सिंह ने किया था। और किसान सभा बिहार में ये सजानंद सरस्वती, ये वाला विकल्प आपका करेक्ट है, यानी कि चौथा वाला जो विकल्प है ये आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन था कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में एक प्रकार की समानता है, चौथा भिन्न है, वही पहचानना था आपको। यहाँ पर देखें दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, स्टेथोस्कोप है, पारदर्शी यंत्र है। तो स्टेथोस्कोप ये अलग है। ठीक है, क्यों अलग है, क्योंकि ये धड़कन को सुनाता है। ये है कि स्प्रिंग को कोड में UNUFRC लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मोबाइल को क्या लिखेंगे, तो 127 का जो उत्तर है ये विकल्प बनेगा बी, OMEFPA। जब मैं आपको कराऊंगा ना, जो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अलग हल कराऊंगा, तो मैं आपको बता दूंगा इसमें। मुकेश ने अपने मित्र से कहा कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। देख रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के वही बात। तो ये उसका कौन है, ससुर हो गया ना। 128 का डी सही है। ये देखिए राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, दोबारा दाएं चलता है, अंत में बाएं जाता है, अब ये पहुंच गया है पूर्व दिशा में। ऑप्शन बी करेक्ट है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। डिक्शनरी को यहाँ पर उपयोग करना था, और इसका जो 130 का उत्तर बनेगा विकल्प ए बनेगा। ठीक है, मोहिंदर। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7वीं रैंक, ये मतलब इसका जो उत्तर है क्या बनेगा, 31 का ए बनेगा, 15वां। ठीक है, 31 का ए नहीं, 15वां नहीं दोस्तों, ये 16वां आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। और यदि प्लस का अर्थ इसमें 132 का जो उत्तर है वो बी है। ठीक है, राहुल की आय वाले में जो उत्तर है आपका ये डी है। और इसमें जो लुप्त संख्या पता करनी थी, तो इसमें उत्तर है 35। ठीक है, 135 वाले रेन को कोड में ए लिखा गया था, तो इसमें जो उत्तर है वो डी वाला रहेगा। तो खैर इसको क्या बताऊं, मैं आपको हल करवा दूंगा आपको। ठीक है, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे, 6। ये इसका उत्तर बनेगा। और कोसी मेची लिंक परियोजना में बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा, तो ये है आपका अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, तो इसका उत्तर भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना। उपरोक्त भाषाओं में एक से अधिक, ये उसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं बताना, शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। फिलहाल आपको पता है ना कि अब शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं, तो कुल मिला के 11 हो गई हैं, और इसमें तेलुगु, मराठी और बंगाली तीनों शामिल हैं, तो उत्तर आपका डी रहेगा। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBA के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है, तो 139 का उत्तर बताना क्या होगा, तो सी जवाब होगा, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। विकल्प सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका उत्तर है विकल्प बी, यानी कि मधुबनी में। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये था आपका विकल्प ए, यानी कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है, तो दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह, यानी कि विकल्प सी करेक्ट है। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, 143 का उत्तर है राजों की बावली, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहे थे, एरिक एडम्स नाम था ना। विकल्प बी आपका करेक्ट है। यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थाई नारा क्या है,
तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या होगा? 145 का सी, यूनाइटेड वाई म्यूज़िक, विकल्प सी करेक्ट है। इसरो के GSLV या 15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इससे NVS-02 उपग्रह ले जाया गया था, विकल्प ए आपका करेक्ट है। और G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो रियो डी जेनेरियो में तो हुआ नहीं था, ये तो भारत में हुआ था, इंडिया में हुआ था, तो पहला तो गलत है। इसका विषय था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट, और यही आपका सही था, विकल्प बी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी? तो ये था कि विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। और 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, विकल्प सी करेक्ट है। और ये देखिए अंतिम प्रश्न आ गया कि किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था? तो नेपाल में स्थित याला ग्लेशियर। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके कुल मिला के 150 प्रश्न। और अगर अब तक दोस्तों आप चैनल पर हैं तो अब तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना मेरा बनता है कि आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलती हैं फ्रेंड्स ना, वो और चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। दूसरी बातें ये होती हैं कि मैं आपको बिल्कुल अपडेट रखता हूँ और आपकी क्लासेज यहाँ पर नियमित रूप से चलती हैं, और मोस्ट ऑफ द सर्विसेज आर फ्री। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द क्या, लगभग सभी सर्विसेज फ्री हैं, बस केवल अगर आप कोई ग्रुप वगैरह ज्वाइन करते हैं तो ही आपसे कहा जाता है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड्स? तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।